नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो आज का। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन के कार्य बताइए। मनुष्य भोजन केवल भूख शांत करने के लिए ही नहीं लेता है, अपितु भोजन उसके शरीर को स्वस्थ रखने, शक्ति प्रदान करने, कार्य क्षमता बनाए रखने, शारीरिक वृद्धि एवं शरीर को सुचारू रूप से चलाने आदि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये सभी कार्य तभी सुचारू रूप से हो सकते हैं जब भोजन में सभी पोषक तत्व हमारी शारीरिक स्थिति तथा क्रियाशीलता के अनुरूप उपस्थित हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के क्या लाभ हैं? तो संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के लाभ निम्न है। पहला है, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आहारीय आवश्यकता अनुसार एवं रुचि के अनुकूल आहार आयोजन किया जा सकता है। संदर्भ इकाई की सहायता से कम पढ़ी लिखी गृहिणी भी सरलता पूर्वक आहार आयोजन कर सकती है। गृहिणी अपनी आय, रुचि एवं उपलब्धता पूर्वक विभिन्न भोज्य पदार्थों को सरलता पूर्वक चयन कर संतुलित आहार बना सकती है। कम आय द्वारा भी आहार को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैंने क्लास में कई बार बताया आपको। संदर्भ इकाई को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, संदर्भ इकाई से क्या तात्पर्य होता है, संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, या फिर रेफरेंस पोर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा को कहते हैं संदर्भ इकाई जो उस खाद्य पदार्थ पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। उदाहरणानुसार एक सामान्य आकार व मोटाई की रोटी 30 ग्राम आटे से बनी होती है, जो ना तो बहुत छोटी और ना ही बहुत बड़ी होती है और ना ही बहुत पतली या बहुत मोटी नहीं होती है। 30 ग्राम सूखी दाल से पकी दाल एवं मध्यम आकार वाली कटोरी को भर देती है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति एक समय में आसानी से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एक सामान्य व मध्यम आकार के फल का भार 50 ग्राम व 100 ग्राम का होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के लिए बनाए गए मांसाहारी व्यंजन जैसे मांस, मछली आदि के लिए कम से कम 50 ग्राम कच्चे खाद्य की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक सामान्य वयस्क को परोसी जाने वाली किसी भी प्रकार की सब्जी के लिए कम से कम 100 ग्राम कच्ची सब्जी की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ इकाई से क्या तात्पर्य है, इसका उपयोग क्यों करना चाहिए? तो बच्चों, संदर्भ इकाई से तात्पर्य होता है कि खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से होती है जो हमें उस खाद्य पदार्थ पे आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था, पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए हमें संदर्भ इकाई का उपयोग करना चाहिए, ताकि सीमित साधनों द्वारा अपने स्वयं व अपने परिवार के लिए संतुलित आहार आयोजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार आयोजन करते समय किन व्यवहारिक बातों की जानकारी आवश्यक है, समझाइए। तो आहार आयोजन करने से पूर्व निम्नलिखित व्यवहारिक बातों की जानकारी आवश्यक होती है। भोजन बनाने हेतु कच्चे भोज्य पदार्थ लेने का तरीका हर गृहिणी का अलग अलग होता है। जैसे कोई कटोरी से लेती है, कोई ग्लास से लेती है आदि। किसी घर में रोटी बहुत छोटी व पतली बनती है, कहीं बड़ी व मोटी बनती है। इस प्रकार दाल भी कहीं गाढ़ी तो कहीं पतली बनाई जाती है। कुछ सब्जियां सूखी व रस वाली दोनों प्रकार की होती हैं। इस प्रकार तरी को बनाए रखने के लिए प्रयोग के लिए किए जाने वाले खाद्य पदार्थों एवं पानी की मात्रा भिन्न होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, घरों में भोजन परोसे जाने वाले जो बर्तन होते हैं, जैसे कि आप कप ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं बच्चों, कचोरी है, चम्मच है आदि का भी अलग अलग मेजरमेंट होता है, अलग अलग माप होता है। ठीक है, इस प्रकार सभी घरों में प्रत्येक सदस्य के भोज्य पदार्थों की मात्रा अलग अलग होती है। अतः कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह प्रत्येक सदस्य को पौष्टिक आवश्यकता के अनुरूप भोजन उपलब्ध करवाए। परिवार को संतुलित आहार आयोजन के लिए संदर्भ इकाई का प्रयोग करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार आयोजन के संदर्भ इकाई का प्रयोग किया जाना क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, संदर्भ इकाई द्वारा व्यंजन में आवश्यक खाद्य पदार्थों की मात्रा बनी रहती है। यदि हम आम भाषा में जैसे 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, आधा कप रायता, 1 प्लेट चावल आदि के रूप में आहार योजना बनाए तो ऐसी योजना के फलस्वरूप खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की मात्रा 2 परिवारों के सदस्य के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि परिवार में भोज्य पदार्थों को मापने और परोसने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों का इकाई बिल्कुल अलग अलग होती है। अतः संदर्भ इकाई से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में शिशु में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो शैशवावस्था में शिशु में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों। शारीरिक वृद्धि विकास में तीव्रता आती है, पाचन क्रिया प्रारंभ होने लगती है, रक्त परिसंचरण तंत्र शीघ्र तीव्रता से कार्य करने लग जाता है, मल मूत्र का उत्सर्जन होने लगता है, पोषण संबंधी आवश्यकताएं बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद प्रथम 2 से 3 दिन में नवजात शिशु के भार में क्यों गिरावट आती है? ये गिरावट क्यों आती है? एक स्वस्थ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, ये एक स्वस्थ शिशु का जन्म के समय वजन कितना होना चाहिए? तो बच्चे का वजन 3 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। ठीक है, ये सामान्य माना जाता है। और जन्म के बाद 2 से 3 दिनों में शिशु के जन्म भार में 100 से 200 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की जाती है। ऐसा शिशु में शारीरिक जल के नुकसान तथा बाहरी वातावरण में सामंजस्य बिठाने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप होता है। शैशवावस्था में पोषण स्तर किन कारकों से प्रभावित होता है? तो शैशवावस्था में पोषण स्तर 3 कारकों से प्रभावित होता है। पहला है गर्भावस्था एवं धात्रीवस्था के दौरान माता का पोषण स्तर, दूसरा है स्तनपान या ऊपरी दूध व भोजन में पर्याप्तता, और तीसरा है माता या पिता की जन्मजात विशेषताएं जैसे छोटा कद वाले माता पिता, मोटे माता पिता आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता का विवरण दीजिए। तो बच्चों, बढ़ते हुए शरीर में निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता भी प्रथम 6 माह में 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम भार तथा 6 से 12 माह में कुछ कम 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम भार होती है, किंतु अभी भी यह अन्य सभी अवस्थाओं से अधिक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।